हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के अलावा हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट और लीगल सवालों के जवाब। साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो आइए करते हैं आज के शो की शुरुआत और सबसे पहले आपको बता देते हैं क्या है आज खास। आज शो में हम आपको बताएंगे देश भर में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है। लेंगे हमारे एक्सपर्ट से प्रॉपर्टी निवेश पर सलाह और साथ ही देंगे प्रॉपर्टी से जुड़े आपके कानूनी सवालों के जवाब। आइए तो शो की शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े सवालों के साथ। और इस पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेएलएल के सिटी हेड पूना के मोहम्मद असलम साहब। मोहम्मद असलम साहब, आपका बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए यहाँ पर मोहम्मद असलम साहब की सेवाएं लेते हैं और आपके सवालों का यहाँ पर इनसे जवाब मांगेंगे। ऐसा हमारे पहले कॉलर हैं विजय पाटिल। पाटिल साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर जी। सर मैं पूना में फ्लैट देख रहा हूँ 1 BHK फॉर माई इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड माई बजट अप टू 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपका बजट है और 1 BHK आपको चाहिए। जरूर यहाँ पर सलाह देते हैं असलम साहब। विजय जी, मैं कहूंगा कि अभी 10 लाख में पूना में तो आपको मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगा फ्लैट, बिकॉज रेट्स काफी हाई हो चुके हैं पूना में। ये साल 1-1.5 साल 2 साल पहले अगर आप कहते तो जरूर आपको मिल जाता था। फिर भी एक कंपनी है, आई थिंक VBHC है, जेरी राव साहब की है, तो उनसे अगर आप टच बेस करें पूना में तो हो सकता है कि आपको वहां कुछ आपके बजट के हिसाब से मिल जाए, क्योंकि अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले ही कुछ प्लान अनाउंस किए थे, तो वो कब लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। तो आप अगर उनसे टच बेस करें तो शायद आपको मिल जाएगा 10 लाख तक में। 10 से 12 के बजट में बैठ जाएगा 1 BHK? काफी मुश्किल है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि 10 से 12 लाख काफी मुश्किल है। अगर आप फिर भी तलेगांव एरिया में एक बार अच्छी तरह जांच पड़ताल करें तो शायद उस एरिया में रीसेल में आपको मिल सकता होगा। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात हैं। 10 से 12 लाख थोड़ा बजट कम पड़ जाएगा पुणे में, जिस हिसाब से तेजी के साथ भाव बढ़े हैं। लेकिन जैसा असलम साहब ने बताया, एक प्रोजेक्ट जरूर है जिसमें आपको इंक्वायरी करने पे शायद ये पॉसिबल हो कि आपको इस बजट में घर मिल जाए। लेकिन अभी उसके बारे में ज्यादा मालूमात इस समय बाजार में नहीं है। फिलहाल इस इंक्वायरी को आप जरूर करें और इस बीच अगर हमें जानकारी होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं जयेश पटेल साहब। जयेश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर। जी, गुड डे सर। हाँ जी, गुड डे। पूछिए अपना सवाल। सर मैं पनवेल में रहता हूँ और मैंने तलोजा में वहाँ पे कुछ एक जगह पे टाउनशिप बन रहा है, तलोजा MIDC में। वहाँ पे मैंने कुछ टाउनशिप बन रहा है, तो वहाँ पे जाके मैंने चेक किया था कि वहाँ पे कुछ बन रहा है, तो मैं वहाँ पे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली कि वहाँ पे प्रॉपर्टी लेने जैसा है कि नहीं लेने जैसा है। मुझे थोड़ा डाउट है, तो मैं सोच रहा था आपको पूछ लूँ कैसा है क्या है वो। चलिए, उस इलाके में आपको डाउट है कि प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि नहीं, ठीक रहेगा कि नहीं, जरूर ये डाउट आपका क्लियर करेंगे असलम साहब। देखिए, तलोजा कुछ 10 किलोमीटर दूर है खारगर से, और खारगर एरिया जो है काफी डेवलप हो चुका है। और अभी सिडको ने प्लान किया है खारगर और तलोजा के बीच में जो रोड है उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो 10-12 करोड़ जो भी है। बट वो रोड अगर एक बार बन जाता है तो तलोजा डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाता है, और उसके बाद आप उसमें जरूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये पूरा जो न्यू बॉम्बे एरिया का पूरे ये सारे जगह हैं, तलोजा, खारगर, नवा शिवा, ये सारे एरिया बहुत अच्छी तरह आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस हो चुका है, वहाँ पे SEZ आ रहे हैं, काफी नया जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ प्लान हो रहे हैं। तो आप देखिए कि अगर तलोजा में आपको आपके बजट के हिसाब से फ्लैट मिल रहे हैं तो आपको जरूर ले लेना चाहिए। मेरी राय इसमें बिल्कुल पॉजिटिव है। चलिए, तो एक पॉजिटिव राय। अगर आपको मौका मिले तो बहुत बेहतरीन इलाका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने की वजह से वहां पर काफी डेवलपमेंट होने वाला है, दाम तेजी से बढ़ेंगे, तो अगर मौका लगता है तो घर जरूर ले लेना चाहिए। हमारे अगले कॉलर है मोहम्मद वली साहब। वली साहब, पूछिए अपना सवाल। जी बिक्री साहब, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे को 2 BHK फ्लैट चाहिए था नोएडा में जी। मेरी बजट है 25 से 30 लाख के बीच में, और मेरा मकसद है इन्वेस्टमेंट, अगर अच्छा लगा तो है। जरूर साहब, यहाँ पर आपकी मदद कर देते हैं वली जी। मोहम्मद असलम साहब, क्या इनके लिए सलाह होगी? देखिए वली साहब, मेरा सलाह यही रहेगी आपको कि अगर आप 25 से 30 लाख में कह रहे हैं तो नोएडा में तो मुश्किल है अभी आपको मिलना। नोएडा एक्सटेंशन में आप देख सकते हैं, नोएडा एक्सटेंशन एक काफी अच्छा एरिया बनकर आया है, और क्योंकि नोएडा में अभी बिल्कुल काफी प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो गया है। और नोएडा एक्सटेंशन जो है वो नया ही प्रोजेक्ट एरिया आ रहा है, जहाँ पे आपको 35 लाख के अंदर अच्छे मिल जाएंगे प्रोजेक्ट। वहाँ पे 3-4 डेवलपर्स के नाम आपको बता सकता हूँ, लाइक आम्रपाली है, एक गौर है, सुपरटेक है। तो उनमें आप अगर देखेंगे तो वो लोग काफी अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिनकी वैल्यू 30 लाख से लेके 60-70 लाख तक है।
और 35 लाख के अंदर आपको उनके प्रोजेक्ट में मिल सकता है। तो मेरी राय है कि आप नोएडा एक्सटेंशन में देखेंगे, वहां ले लीजिए, अप्रिसिएशन के चांसेस भी काफी अच्छे हैं। चलिए, तो नोएडा एक्सटेंशन में यहाँ पर सलाह दे रहे हैं मोहम्मद असलम साहब, आपका जो बजट है उस हिसाब से आप वहां पर जा सकते हैं और एप्रिसिएशन के चांसेस की जो बात वहां पर कही, काफी तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है। दिल्ली के ये नए उभरते हुए इलाके हैं जहां पर इस समय काफी डेवलपमेंट है। हालांकि इलाकों को डेवलप होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आज वहां पर प्रॉपर्टी में निवेश करें, क्योंकि भाव वहां पर मुझे लगता है असलम साहब की जिन इलाकों की आपने बात की वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूर फिलहाल कमी है, लेकिन आने वाले वक्त में ये एक बेहतरीन इलाके होंगे और शायद जो रेट आज है उसमें घर मिलना आगे मुश्किल होगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये जो ये सारे इलाके मैंने बोले हैं, ये 25 से 30 लाख में उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाय करने का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली नहीं है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ छोड़ दिया गया है। मेट्रो प्लान है वहाँ पे, सारे हाईवेज वगैरह से कनेक्ट किया जा रहा है और ये सारे एरियाज जो हैं बाद में नोएडा के हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन कहला रहे हैं, लेकिन नोएडा ही हो जाएगा ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और इस बजट में इस एरिया में लेना चाहिए। आज जो नोएडा की जो हैसियत है, जो स्थिति है, आने वाले वक्त में 4, 5, 8 साल में यहाँ भी ये इलाके भी उतने ही पॉश और मुझे लगता है कि कीमत के लिहाज से भी लगभग वहीं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि रियल एस्टेट में मेरा ये पर्सनल व्यू है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ये छोटे मोटे अगर आप 2-3 साल देख रहे हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप कुछ बना पाए। वैसे भी ये इन्वेस्टमेंट ही करने के लिए ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 5 साल का अगर व्यू है तो नोएडा एक्सटेंशन बेस्ट है। चलिए, तो एक बहुत अच्छी सलाह आप सभी के लिए भी कि अगर रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं मुनाफे के लिहाज से, तो थोड़ा लंबा व्यू लेके करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। बहरहाल सवाल जवाब का सिलसिला यहीं खत्म करेंगे। मोहम्मद असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल हैं तो आप हमें जरूर लिखें pg@moneycontrol.com पर। आगे देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि देश भर में प्रॉपर्टी इस वक्त किस कीमत पर बिक रही है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर साहब। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए उदय जी के साथ आपके सवालों को शेयर करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या आपके लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हमारे पहले कॉलर है ब्रिक कौशिक साहब, नई दिल्ली से उन्होंने फोन किया है। कौशिक साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं कौशिक बोल रहा हूँ जी। ये मेरा सवाल है जी कि ये एक बिल्डर हैं अंसल्स के नाम से मेगापोलिस हाईटेक प्रोजेक्ट बना रहे हैं एडजॉइनिंग ग्रेटर नोएडा। तो इसमें इन्होंने जो है हमारे को अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है जी 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, ठीक है, जिसमें ये 2 साल का इन्होंने जो है एग्रीमेंट किया है, जिसमें ये 850 स्क्वायर यार्ड का इन्होंने हमारे को लैंड जो है जो एग्रीकल्चर लैंड है एक्वायर करने के बाद 2 साल के बाद जो है हमारे को अलॉट करेंगे कंपनी। और कंपनी का कहना है ये है जी कि या तो आप जो है जो इसका सेलिंग प्राइस है 8,500 रुपीज का, आप 2 साल के बाद आप 12,000 रुपए के हिसाब से आप जो है इसको हम वापस बाय बैक कर लेगी, या आप जो है 850 स्क्वायर यार्ड जो है जो भी उस समय मार्केट प्राइस है तो आप हमारे से लैंड ले लीजिए। तो 2 ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने। तो मैं ये जानना चाह रहा था ये कि ये इसमें वैलिडिटी इसमें क्या है। अगर जैसे उन्होंने जो है अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया हमारे से 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में, और अभी उन्होंने 850 स्क्वायर यार्ड का सारा पैसा हमारे से ले लिया है। हाँ, तो इस तरह की शर्तें जो उन्होंने दी हैं, जिस तरह के ऑप्शन आपको दिए, उनका आखिर मतलब क्या है और कितने वायबल हैं कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो जरूर यहाँ पर उदय जी से पूछते हैं। उदय जी, क्या कितना सही होगा इस तरह से करना? अगर कानूनी दृष्टि से कहा जाए तो ये जो एग्रीमेंट्स है अनरजिस्टर्ड है, उसको कानूनन एविडेंशियल वैल्यू यानी कि कोर्ट में ये एग्रीमेंट जायज नहीं ठहराए जाएंगे। हाँ, वो जो कर रहे हैं वो अनुचित व्यापारी प्रथा है। आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट चलता है, क्योंकि एक अनुचित व्यापारी प्रथा है कि आपको अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट दे और ऊपर से आपको एग्रीकल्चर लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर में ट्रांसफर भी नहीं हुई अभी, और आपसे इन्वेस्टमेंट ले और फ्यूचर का
कोई उन्होंने आपको ऐसा ठोस कोई सब ये दिया नहीं है कारण या सबूत कि भाई हम ये एग्रीमेंट जो आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आपको वैसा पैसे देंगे या प्लॉट देंगे, ऑप्शन तो दिए हुए, तो ये अनुचित व्यापारिक प्रथा है। विदाउट रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। आप कंज्यूमर कोर्ट पर में जाके आपका पैसा वापस लेके उसके साथ मुआवजा और साथ साथ ब्याज भी आपको मिलेगा। मगर जरूर जाइए कंज्यूमर कोर्ट में। चलिए, तो कंज्यूमर कोर्ट में यहाँ जा सकते हैं आप, और क्योंकि जैसा उदय जी बता रहे हैं कि जब तक एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तब तक वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई मान्यता नहीं है अगर आगे जाकर किसी तरह की मुश्किल होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं तपन कुमार साहब लखनऊ से, इन्होंने फोन किया। तपन जी, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आपको भी बहुत शुभकामनाएं, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, हमने एक फ्लैट खरीदा था 1993 जनवरी में, उसको उसी समय रजिस्टर कर दिया था और स्टैम्प ड्यूटी दी थी अबाउट 23,200 रुपीज जी ऑन ए सेल कंसिडरेशन ऑफ 1.6 लाख। अच्छा, इस फ्लैट को फिर वापस मैंने 2005 जुलाई में बेच दिया। अच्छा, अभी अक्टूबर 2010, रिपीट अक्टूबर 2010 में मुझे कोर्ट से नोटिस मिला है जी कि आपने जो ये फ्लैट है इसकी स्टैम्प ड्यूटी कम दी है। अच्छा, तो ये ऑलमोस्ट 17 इयर्स के बाद जी मुझे मिला है नोटिस। जी मैं पूछना था, ये फ्लैट अबाउट 980 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जी जी ऑन 3rd फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। तो आप यहाँ ये जानना चाहते हैं कि अब 17 साल बाद जो ये नोटिस अचानक से आपको आ गया, तो इसमें आपको करना क्या चाहिए और क्या सही है, इसमें किस तरह से चीजें होनी चाहिए? बड़ा ही दिलचस्प सवाल है ये उदय जी। पहले तो आपको नोटिस किसने दिया है? स्टैम्प? जी हाँ कोर्ट जी, से नोटिस आया है। नहीं, कौन से कोर्ट से, किन की तरफ से नोटिस आया है? मैं बताता हूँ आपको, इसमें लिखा है न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी सदर लखनऊ। हाँ जी, क्योंकि ये कलेक्टर का आपको नोटिस दिया है, कलेक्टर स्टैम्प ड्यूटी का इंचार्ज है, और अगर आपने तभी जो प्रॉपर्टी रेट थे, रेडी रेकनर रेट थे स्टैम्प ड्यूटी से, वो कम दिए होंगे तो आपको कोर्ट के सामने हाजिर लगाकर जवाब देना पड़ेगा और आपकी वकील की मदद लेनी पड़ेगी कि इतने साल बाद क्या वो आपको ऐसा टैक्स मांग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल्स है। पहले तो रेडी रेकनर देखना पड़ेगा, उसके बाद वकील को लेके जवाब तो आपको जरूर देना पड़ेगा। कोर्ट और रजिस्ट्रेशन पर ऑफिस जाके सही स्टैम्प ड्यूटी क्या है वो पता कर लीजिए और कोर्ट में हाजिर जरूर हो जाइए और आपके वकील की सलाह लेके, वकील की मदद लेके, वकील के थ्रू हाजिर हो जाइए, यानी कि आप बता सकते कि भैया आपके ऊपर अन्याय हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए यही सलाह है कि इसमें आपको कोर्ट जरूर एक बार जाना होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर लीगल एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें। अगले कॉलर है हमारे सुनील कुमार गोयल साहब, और इन्होंने फोन किया उड़ीसा से। जी गोयल साहब, पूछिए अपना सवाल। जी सर, एक्चुअली 30 इयर्स बैक हमारे फादर ने एक प्रॉपर्टी ली थी हमारे अंकल के नाम पर जी, जिसको उन्होंने सिर्फ सेल डीड करके रखा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने किसी भी तरह के लैंड रिफॉर्म्स जो भी होते हैं उसमें उसकी एंट्री नहीं करवाई, नहीं उन्होंने पट्टा वट्टा कुछ भी नहीं बनवाया जी। अच्छा, अभी हमारे अंकल भी है, हमारे फादर भी है, दोनों हैं, और हमारे अंकल को उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि प्रॉपर्टी हमारे फादर की उस बात के ऊपर में। ठीक, तो हम चाहते हैं कि उसको हम प्रॉपर पट्टा वगैरह जो होता है वो हमारे फादर के नाम पर करवा दें। तो इसको सेल डीड के बिना और कोई इसका उपाय है क्या जिसमें हम लोग कम से कम खर्चे में इसको मतलब कंप्लीट कर सकें? जरूर, क्या करना चाहिए, खर्चा भी कम से कम हो यहाँ पर? सुनील कुमार गोयल साहब, क्या सलाह होगी इनके लिए उदय जी? ऐसा है कि आपके अंकल फादर के नाम पे गिफ्ट डीड कर सकते हैं, या वो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं अगर आपके फादर के नाम पे, पर वो वारसा हक से गिफ्ट डीड बना के दे सकते हैं, मगर ट्रांसफर फीस से आप नहीं बच सकते, वो तो देनी होगी जी, जो बाकायदा है वो देनी पड़ेगी। चलिए, तो गिफ्ट डीड हो सकती है क्या तरीका, लेकिन जैसा उदय जी कह रहे हैं कि ट्रांसफर फीस जो है वो तो लगेगी। बहरहाल ये कागजात आप सब जरूर पूरे कर लें, थोड़ा खर्चा जरूर होगा लेकिन आपकी कीमती जमीन इससे सुरक्षित हो जाएगी। 2% स्टैम्प ड्यूटी और 1% इनको ये देना पड़ेगा। जरूर, थोड़ा खर्चा है, लेकिन फिलहाल कागजात अगर आप पूरे रखते हैं तो आगे भविष्य में कभी भी खरीद फरोख्त करते हैं, कोई सौदा करते हैं प्रॉपर्टी का, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए खर्चे की चिंता ना करें, आप इसके कागजात को दुरुस्त बनवा लें और रखें अपने पास। फिलहाल प्रॉपर्टी गुरु में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए प्रॉपर्टी गुरु के साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके लीगल सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं उदय वावीकर साहब। तो चलिए उदय वावीकर साहब से आपकी और कुछ समस्याओं का समाधान भी लेते हैं। अब हमारे साथ हैं हमारे अगले कॉलर अश्विन कुमार मुंबई से। अश्विन, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ मुंबई में, जो कि एक पुरानी सोसाइटी थी जिसका रीडेवलपमेंट होकर अभी नई बिल्डिंग बनी है जी। तो मैं पुराने ओनर से एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि पुराने ओनर जब उन्होंने 19 से 70s में प्रॉपर्टी ली थी, उस टाइम उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है सेइंग दैट कि उन्होंने उस टाइम वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो उन्होंने पहले सोसाइटी फॉर्म की थी, फिर वो पुराना बिल्डिंग बनाया था जी। तो पुराने कोई डॉक्यूमेंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है अपने को कि सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट जो है और सोसाइटी लेटर से काम चल जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन था। बहुत अच्छा सवाल है अश्विन जी आपका। तमाम लोगों का इस तरह का सवाल खासतौर पे मुंबई में प्रॉपर्टी में होता है। उदय जी, इसमें ऐसा है कि आपने जो अभी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ओल्ड मेंबर से, वो तो आप बिना दिक्कत ले सकते हैं, क्योंकि अगर सोसाइटी रेडी है आपके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने के लिए तो मिल सकता है, मगर सेल एग्रीमेंट करके आपको स्टैंप ड्यूटी देना बहुत जरूरी है। ये तो नंबर 1 है कि स्टैंप ड्यूटी बहुत जरूरी है। दूसरे, पुरानी मालिक के कागजात खो जाने का एक एफिडेविट भी आपको करना पड़ेगा, साथ साथ उसे लगाइए, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन को दिक्कत नहीं आएगी। और इन 2 दस्तावेजों के आधार पर सोसाइटी की मेंबरशिप भी आपको मिल जाएगी। बाकायदे आप ये सारी शर्तें कंप्लीट करें और स्टैंप ड्यूटी पे करें। जरूर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब एक ईमेल आया हमारे पास नेपाल से, रामेश्वर शाह साहब ने ये भेजा है और ये पूछना चाहते हैं यहाँ पर कि वो नेपाल के नागरिक हैं और भारत में घर अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए किन लीगल दस्तावेजों की जरूरत होगी और क्या प्रोसेस होगा? ऐसा है कि कोई भी फॉरेन नेशनल है जो इंडिया में खरीदना चाहता है, उसके लिए आरबीआई की परमिशन लेनी बहुत जरूरी होती है। आपको आरबीआई को अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। आरबीआई आपके कागजात और सारे डॉक्यूमेंट देख के आपको परमिशन देगी। जब आरबीआई आपको परमिशन देगी तो आप ये खरीद सकते हैं, क्योंकि आप नेपाली नागरिक है। मगर आपका ओरिजिन क्या है, यानी कि मूल आप भारत के हैं कि मूल नेपाल के, ये भी देखना पड़ेगा। अगर मूल भारत के है तो इसमें ये परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर मूल नेपाली है और नेपाली नागरिक है, यानी कि फॉरेन नेशनल कंप्लीटली है, प्योरली है जैसे हम कहेंगे, तो आपको आरबीआई की मंजूरी लेना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना आप नहीं खरीद सकते। चलिए, तो ये जो भी ये हर उस व्यक्ति पे लागू होगी, कोई भी फॉरेन नेशनल है, सिटीजन है, मगर वो इंडियन नेशनल है तो उसको छूट मिल सकती है। एनआरआई अगर कोई होता है तो उनको मिल सकती है, मगर फॉरेन नेशनल को फेरा के अंदर आरबीआई की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो तमाम लोग जो भारत से बाहर रहते हैं या फिर भारत के नागरिक नहीं लेकिन भारत में घर लेना चाहते हैं, तो ये सलाह उनके लिए। और अब हमारे अगले कॉलर यशपाल सिंह हरियाणा से हमारे साथ है। यशपाल, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं यशपाल बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। जी, पूछिए। मैंने और मेरी मिसेज ने दोनों के नाम से हमने एक फ्लैट बुक किया है गुड़गांव में जी, जिसका एग्रीमेंट हो गया है, जिसका पोजेशन हमें 2012 अगस्त में मिलने के लिए उन्होंने बताया है। जी जी। अच्छा, हमने फाइनेंस कराया है और हमारे पास ओरिजिनल कॉपी नहीं है एग्रीमेंट की। ओरिजिनल कॉपी बैंक के पास है, हमारे पास सिर्फ जीरोक्स कॉपी है। जी जी। और हम इसको रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो किस अथॉरिटी को हम अप्रोच करें और कितना खर्चा आएगा? जी जरूर। हाँ, जरूर आपके सवाल का जवाब यहाँ पे देते हैं। और जेरोक्स कॉपी आपने अच्छा हुआ हमें बता दिया, इसमें क्या उदय जी कर सकते हैं? ऐसा है, ये बैंक से परमिशन लेके बैंक के ऑफिसर के साथ जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ओरिजिनल, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए तो ओरिजिनल कागजात लगेंगे, जेरोक्स पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और अगर आपको दूसरी बात है कि दूसरी पार्टी भी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट होना आवश्यक है। आजकल वन साइड रजिस्ट्रेशन अलाउड है, पर बाकी अगर कुछ खर्चे का अंदाज आपको लेना है तो रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी ऑफिस में जाके आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करिए और वहां आपको सही स्टैंप ड्यूटी वो बताएंगे मूल्यांकन करने के बाद, मगर आप जरूर कर सकते हैं। चलिए, तो लेकिन कागजात यहाँ आपको ओरिजिनल ही चलेंगे, जेरोक्स से काम नहीं चलेगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहरहाल, प्रॉपर्टी गुरु के आज के एपिसोड को हम यही खत्म करेंगे। उदय जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, देंगे कुछ और नए प्रॉपर्टी ऑप्शन, साथ ही आपको कुछ और सवालों के जवाब भी देंगे, खासतौर पर जो आपकी लीगल प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।